हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आलम चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और देखिए, आज जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ, आज जो हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के साथ, आपने ऊपर थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम आपके साथ में इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इतिहास को हम लोग अमूमन देखते हैं कि इतिहास को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग देखते हैं। पहला पार्ट जिसको हम सभी लोग कहते हैं एंशियंट हिस्ट्री, दूसरे पार्ट में हम सभी लोग पढ़ लेते हैं मिडाइवल हिस्ट्री, और तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ लेते हैं मॉडरेट हिस्ट्री। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इतिहास को लिपि के आधार पर, मतलब अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कितने भागों में लिपि के आधार पर इसको बांटा गया है, तब आपका आंसर क्या होगा? तब भी इतिहास को 3 पार्ट में ही डिवाइड किया गया है जो हम यहां पर पढ़ रहे हैं। पहला होता है हमारा प्रागैतिहासिक काल, जिसको बोला जाता है प्री हिस्ट्री। दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरे नंबर का जो होता है हमारा ऐतिहासिक काल, जिसको बोला जाता है हिस्ट्री। ठीक है, यहां तक तो सभी को समझ आ रहा होगा कि भाई अमूमन जो हम पढ़ते हैं इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन कालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। लेकिन अगर हम देखें लिपि के आधार पर कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, तब भी इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो हमने अभी आपको बताया। प्रागैतिहासिक काल मतलब प्री हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक काल मतलब प्रोटो हिस्ट्री, और ऐतिहासिक काल मतलब हिस्ट्री। अब देखो इनमें फर्क क्या हो गया, ये क्यों इतना 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया, लिपि के आधार पर भी क्यों 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ये क्या कारण इसका रहा। पहले देखो हम इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। टाइम पीरियड हमने आपको यहाँ पर शो कर रखा है अज्ञात से लेकर के, अज्ञात का मतलब पता नहीं, पता नहीं कब से कब तक, पता नहीं कब था इसका। ठीक है, लेकिन 2500 ईसा पूर्व तक, कब तक? 2500 ईसा पूर्व तक का जो समय था उसको प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जिसके अंदर माना जाता है कि मनुष्य तो थे, परंतु उनके बारे में हमें आज तक कोई लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं। अब लिखित प्रमाण नहीं मिले तो हम क्यों कह सकते हैं कि भाई ये प्रागैतिहासिक काल था और उस समय मानव थे? उनके बारे में लिखित प्रमाण ना मिलकर कुछ उनकी स्थापत्य कलाएं हमें मिली हैं, कुछ उनके बनाए हुए बर्तन हमें मिले हैं, कुछ उनके जो दबे हुए अवशेष थे वो हमें मिले हैं, जिसके आधार पर इतिहासकारों ने पता लगाया कि भाई ये एक प्रागैतिहासिक काल भी था, जिसको हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड उन्होंने डिसाइड किया वो अज्ञात से लेकर, अज्ञात मतलब पता नहीं कब से, लेकिन 2500 ईसा पूर्व तक। अब देखो एक बात और छोटी सी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। ईसा पूर्व का मतलब आपको समझ आता होगा, ईसा पूर्व हमारी पीछे की तरफ चलती है। ठीक है, जो हमारी ईसा पूर्व थी वो कहाँ की तरफ चलती है? पीछे की तरफ चलती है। क्यों? क्योंकि देखिए अमूमन हम लोग देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो कैलेंडर चलता है हमारा, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाता है और 31 दिसंबर पर जाकर क्या हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। लेकिन जो ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको ईसाइयों का कैलेंडर बोला जाता है, ये कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म से शुरू हुआ था। जीसस क्राइस्ट जो थे उनके जन्म से शुरू हुआ था। अब जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हो गया उसी दिन को इन्होंने 1 जनवरी मान लिया और वहीं से शुरू हो जाती है सन 1। लेकिन ईसा मसीह के जन्म से पहले भी तो बहुत सारे लोग थे, उनसे पहले भी तो दुनिया थी। उस दुनिया को किसी आधार पर इन्होंने रखा, उसी को बोल दिया गया इन्होंने ईसा पूर्व, जिसको हम शॉर्ट में बीसी लिख देते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहां तक तो आपको बात समझ आ रही होगी कि भाई ईसा पूर्व पीछे की तरफ क्यों चलती है। क्यों? क्योंकि जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे पहले का जितना समय होगा उसको क्या बोला जाएगा? ईसा पूर्व बोला जाएगा। और यही कारण होता है कि ईसा पूर्व पीछे की तरफ चलती है। अब आ जाते हैं फिर से हम अपने टॉपिक पर। हम बात कर रहे थे प्रागैतिहासिक काल की। किसकी? प्रागैतिहासिक काल की हम लोग बात कर रहे थे। प्रागैतिहासिक काल में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई इस काल में माना जाता है मनुष्य तो थे, लेकिन इनके बारे में कोई भी लिखित प्रमाण हम लोगों को आज तक नहीं मिल पाए हैं। और टाइम पीरियड हमने इसका देख ही लिया है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर, सॉरी अज्ञात से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। अब
इसके अंतर्गत जो हम पाठ पढ़ते हैं, हम कौन सा लेसन पढ़ते हैं, उस पढ़ते हैं हम पाषाण काल। कौन सा काल? पाषाण काल। क्यों? क्योंकि जो पाषाण काल है हमारा, जितने भी पाषाण काल के स्थल मिले हैं उन पर कोई भी हमें लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं, और जिसके लिखित प्रमाण नहीं मिलेंगे तो हमने पहले ही कह दिया था वो कौन सा काल होगा? प्रागैतिहासिक काल होगा। इसीलिए पाषाण काल को किस काल में रखा जाता है? प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है। उसके बाद हम जो हमारा सेकंड नंबर है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में आ जाते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड आपको यहाँ शो हो रहा होगा। 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। देखिए इस समय इस काल में क्या होता था, इस काल को क्या माना है? देखिए इतिहासकारों ने बोला है कि इस समय में मानव तो था और उसके लिखित प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में मानव भी था और उसके लिखित प्रमाण भी प्राप्त होते हैं, लेकिन जो इसके लिखित प्रमाण प्राप्त होते हैं उन्हें हमारे इतिहासकार आज तक पढ़ नहीं पाए। समझ आ रही बात? वैसा समय जिसके बारे में लिखित प्रमाण तो मिलते हैं लेकिन हमारे इतिहासकार उन्हें आज तक पढ़ नहीं पाए, तो उन्हें क्या बोला जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल बोला जाता है। तो आपने इतिहास थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। जब इतिहास में आप लोग पढ़ते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब आप लोग पढ़ते हो, सिंधु घाटी सभ्यता जब आप लोग पढ़ते हो, तो सिंधु घाटी की सभ्यता में आप लोग पढ़ते हो कि लिखित प्रमाण तो मिले लेकिन उन्हें इतिहासकार आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो वो काल क्या कहलाया? हमारा आद्य ऐतिहासिक काल कहलाया। तो उस काल को कहां पर रख देंगे हम? आद्य ऐतिहासिक काल में रख देंगे। तो आद्य ऐतिहासिक काल में हम क्या पढ़ेंगे? अपना सिंधु घाटी की सभ्यता। देखो यहाँ पर हम इतिहास की आज शुरुआत कर रहे हैं अपने इस YouTube चैनल से। आप लोगों को आज इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं और सारे जीएस की वीडियोज आपको अपने इस YouTube चैनल पर मिलती रहेंगी। यहाँ तक बात समझ आती है? उसके बाद जो आ जाता है हमारा ऐतिहासिक काल, और इसी को हम इतिहास भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो समय था, ये वो समय है जिसके लिखित प्रमाण भी हम लोगों को मिलते हैं, और हम शिक्षाविद, हम इतिहासकार, जो हमारे इतिहासकार हैं वो उन सबको पढ़ भी पाते हैं। तो उस काल को, जिस काल में लिखित प्रमाण मिलते हैं और हमारे इतिहासकार उन्हें अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, उस काल को बोला जाता है ऐतिहासिक काल। अब आपने देखा होगा कि भाई पढ़ने की जो सबसे पहली शुरुआत हो जाती है कहाँ से हो जाती है? वैदिक सभ्यता से। कहाँ से हो जाती है? वैदिक सभ्यता से हो जाती है। जब आर्य लोग आ जाते हैं, देश का आर्यकरण करना शुरू कर देते हैं, देश में संस्कृत पढ़ाना शुरू कर देते हैं और 4 वेदों को वो लिख करके देते हैं। ठीक है, 4 वेदों को पढ़ना हम लोग शुरू कर देते हैं। उससे पहले के हमारे जितने भी पुस्तक, जितने भी प्रमाण लिखित मिले उन्हें कोई भी नहीं पढ़ पाया, और लेकिन जो वैदिक काल से हमारे प्रमाण मिले उन सभी को हम शिक्षाविद पढ़ सकते हैं। तो ऐसा काल जिसमें मानव भी है या मानव भी था, और उसके जितने भी प्रमाण हम लोगों को मिलते हैं उन्हें हम पढ़ भी सकते हैं, अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो क्या कहलाता है? हमारा ऐतिहासिक काल। ठीक है, यहाँ तक तो आप सभी को समझ आ गया होगा। और ये बात मैंने आपको देखो यहाँ पर शो भी करती लिख भी दिया। वह समय जिसमें मनुष्य थे परंतु उनके बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं मिल पाए हैं, इस काल को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। या आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, या आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, आपको नोट्स बना लेना तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया। कौन सा काल हो जाता है? ये प्रागैतिहासिक काल। दूसरे नंबर पर हमने आपको लिख कर दे दिया है कि वह समय जिसमें मनुष्य के लिखित प्रमाण मिलते हैं परंतु इतिहासकार उन्हें आज तक पढ़ नहीं पाए, तो वह समय कैसा समय हो जाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल कहलाएगा। और तीसरे नंबर पर हमने आपको यहाँ पर लिखा है वह समय जिसके बारे में लिखित प्रमाण भी मिलते हैं और मनुष्य उन्हें आसानी से पढ़ भी सकते हैं, तो वह समय कैसा कहलाता है? ऐतिहासिक काल कहलाता है, या इतिहास कहलाता है, जो अब तक चल रहा है। यहाँ तक आपको समझ आना चाहिए, और इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें तो आपको अच्छा रहेगा। देखो यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आप लोगों को बन सकते हैं, ये आपको थोड़ा समझना जरूरी है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से किस काल के लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं? किसके नहीं मिले भाई? प्रागैतिहासिक काल के नहीं मिले। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से किस काल के लिखित प्रमाण इतिहासकार नहीं पढ़ पाए हैं? तो किसके नहीं पढ़ पाए? आद्य ऐतिहासिक काल के नहीं पढ़ पाए।
अब देखो, हमने आपको इसमें बताया था कि प्रागैतिहासिक काल में हम किसको पढ़ेंगे, पाषाण काल को पढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ेंगे। और ऐतिहासिक काल का जो समय वैदिक सभ्यता से लेकर के अब तक का जितना भी इतिहास है हमारा, 1947 तक जो भी देश आजाद हुआ, ठीक है, जितना भी इतिहास है हमारा, आगे का इतिहास तो आपका करंट में आ जाता है, आगे का जितना भी होता है इससे आगे का सब करंट में आ जाता है। अब जो समय चल रहा है, जो हमारी सरकारें कर रही हैं, तो वो भी इतिहास जो आगे लोग, आगे के बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन वो इस समय हमारे लिए वो करंट में आ जाता है, ठीक है। देश के आज़ाद होने तक का जितना भी समय है, वैदिक सभ्यता से लेकर, मतलब 600 ईसा पूर्व से लेकर देश के आज़ाद होने तक का जितना भी समय, सब हम किस में पढ़ेंगे, ऐतिहासिक काल में पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आप सभी को समझ आ गया होगा। देखिए, अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमने कहा था पहले प्रागैतिहासिक काल में हमको क्या पढ़ना है, पाषाण काल पढ़ना है। अब पाषाण काल को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि पाषाण काल का मतलब क्या होता है। देखो, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। क्या? पाषाण का मतलब होता है पत्थर। वैसा समय जिसमें केवल पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, वो काल कैसा कहलाता था, पाषाण काल कहलाता था। देखो, इस समय का मानव आधुनिक मानव की तरह नहीं था। पाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहले मैं आपको बता दूं, पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक, मतलब इन्होंने इसका टाइम तो निकाल लिया है। देखो, 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के कहां तक, 12,000 ईसा पूर्व तक का जितना भी समय था, क्या कहलाता है, हमारा पुरा पाषाण काल कहलाता है। उसके बाद हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या, 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 5,000 ईसा पूर्व तक का जितना भी समय था, उस समय को क्या बोला जाता है, हमारा मध्य पाषाण काल बोला जाता है। उसके बाद हम नव पाषाण काल को जब पढ़ेंगे तो 5,000 ईसा पूर्व से लेकर के 2,000 ईसा पूर्व तक का जो समय था, उसको क्या बोला जाता है, हमारा नव पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहां तक आप सभी को बात समझ आ गई होगी। लेकिन इसके बाद इसमें थोड़ी सी बात क्या समझने वाली है कि भाई, पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पाषाण काल का मतलब, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और ये पाषाण शब्द तीनों ही पार्ट में आ गया है। पाषाण शब्द जब तीनों ही पार्ट में आ गया है, तो तीनों ही पार्ट में पत्थरों का प्रयोग होता रहा होगा। तो सर, आपने ऐसा क्यों किया कि इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये हमें बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे पूरा पाषाण काल था, इस पूरा पाषाण काल में मानव केवल और केवल शिकार पर निर्भर था। पत्थरों का प्रयोग करता था, पत्थरों के औजार बनाता और उन्हीं औजारों से शिकार करता था, और शिकार करके उस कच्चे मांस को वह खा जाता था। उस समय का मानव जो होता था, बंदर की तरह मानव दिखता था। जो आज के वानर होते हैं, बंदरों की तरह वो मानव उस समय का दिखता था, और उसका काम केवल केवल था क्या, अपना शिकार करना और उसको खा लेना। जब उसे भूख लगती तो शिकार की तलाश में निकल जाता था, और अपना शिकार कर भूख मिटाकर एक जगह बेजान की तरह पड़ा रहता था। हमने पहले ही आपको कह दिया है कि भाई, इसके बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? हम अभी कह रहे हैं कि ये भोजन संग्राहक काल था। कैसा काल? भोजन संग्राहक काल था। ये पढ़ने लिखने का इसके पास टाइम ही कहां, इसको क्या काम था, केवल और केवल शिकार करना और उसको खाकर अपनी भूख मिटाना। भूख मिटाने के बाद अपना आराम करता है, और जैसे ही भूख उसे लगने लग जाती है, दोबारा अपना शिकार पर निकल जाता है। ये था हमारा पूरा पाषाण काल। अब जैसे जैसे मानव थोड़ी उन्नति करता है, उन्नति करने के बाद वो क्या देखता है, मध्य पाषाण काल में जब आता है, हम आपको पूरी कहानी के रूप से, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अगले पार्ट में हम कहानी के रूप से बताएंगे कि पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में मानव किस तरह से गया। बस थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया। मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा सा अब मैं इसको बता देता हूं बस। अब इसी के बाद मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल में मानव किस तरह से चला गया, ये भी हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाएंगे, जो आपको सरलता से समझ आ जाए। इसीलिए हम आपको एक कहानी के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन नव पाषाण काल के बारे में मैं आपको बता दूं कि नव पाषाण काल में मानव ने खेती भी करना शुरू कर दिया था।
खेती करना शुरू कर दिया था भाई। खेती करना जब शुरू कर देगा मानव तो इसकी उन्नति होगी, जीडीपी बढ़ने लग जाएगी, इसकी उन्नति होगी तो ये और ज़्यादा अपने आप को सक्सेस दिखेगा। अब देखिए बात कर लेते हैं हम पुरा पाषाण काल की। ये जो पुरा पाषाण काल है, इस पुरा पाषाण काल को भी इतिहासकारों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो पाषाण काल को तो इतिहासकारों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया ही, पुरा पाषाण काल को भी इतिहासकारों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन सा? निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। देखो ये क्या होते थे, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। ये क्या काल क्या होते थे? देखिए हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। ये निम्न पुरा पाषाण काल आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर अपनी। निम्न पुरा पाषाण काल, इसमें क्या होता था? देखो इस काल का जो मानव था ये पत्थरों के आधार पर ही बांटा जाएगा। देखो पाषाण काल है तो पाषाण काल को तो पत्थरों के आधार पर ही बांटा जाएगा। पाषाण हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का मतलब पत्थर और काल का मतलब समय, पत्थरों का समय। जिस समय सारे काम मानव पत्थरों से करता था उसको क्या बोला जाता था? पाषाण काल बोला जाता था। अब पत्थरों के आधार पर ही इसको बांटा जाएगा। तो निम्न पुरा पाषाण काल वो समय था जिस समय का मानव क्वार्टजाइट जैस्पर पत्थर का प्रयोग करता था। कैसे पत्थर का? क्वार्टजाइट जैस्पर पत्थर का, जो कि कठोर और नुकीले होते थे, जो उस मानव का अच्छे से साथ देते थे, जल्दी से टूटते नहीं थे और उसके शिकार में उसकी सहायता कर देते थे। अब इस काल के जो इस पत्थर के जो औजार बनते थे, उन औजारों को भी इतिहासकारों ने 2 भागों में डिवाइड करके बताया है कि भाई जो ये औजार बनाते थे, इन औजारों को ये लोग 2 भागों में बनाते थे। कितने भागों में? 2 भागों में, जिनमें पहला औजार इसमें देख रहे हैं आप लोग, चापर चॉपिंग पेवुल पत्थर। चापर चॉपिंग पेवुल पत्थर किस तरह का पत्थर होता था भाई? ये मैं आपको बता दूं। देखो ये किसी नदी में, कोई नदी बह रही है, ये आपने देखा होगा नदियों में पत्थर तो सभी में पाए जाते हैं। अब नदी में पत्थर अगर पड़ा है तो वो पानी की रगड़ खाने से चिकना भी जरूर होगा। पानी की रगड़ खाने से कोई पत्थर चिकना हो गया तो उसको उठा के ले आए, उठा कर लेकर के आने के बाद उस पत्थर को बोला जाता है पेवुल पत्थर। साधारण सा पत्थर अगर उठा लिया तो उस पत्थर को बोल दिया जाता है पेवुल पत्थर। लेकिन इसी पत्थर में अगर एक तरफ से काट करके, अगर एक तरफ से काट करके इसी पत्थर में अगर एक तरफ से काट करके धार बना दी जाए, इस पत्थर को अगर एक तरफ से काट दिया जाए और इसमें धार बना दी जाए तो इसको बोला जाता था चॉपर। कैसा? चॉपर। किस तरह का औजार हो गया है? चॉपर हो गया, चॉपर भी इसको बोल दिया जाता है। चिकने पेवुल पत्थर को एक तरफ से काट कर अगर उसमें धार बना दी जाए तो उस पत्थर को क्या बोल दिया जाएगा? चॉपर बोल दिया जाएगा। अब इसी पत्थर को दूसरी साइड से भी काट दिया जाए साहब, दोनों साइडों से काटकर इस तरह से इसे नुकीला बना दिया गया। देखिए इस तरह से इस पत्थर को नुकीला बना दिया गया, यहाँ पर ये इसकी चोंच बना दी गई। अब इस पत्थर को मानव फेंकेगा पशु के ऊपर तो ये पशु को चुभ जाएगा जाकर के और पशु को अच्छे से शिकार कर लेगा। तो दोनों तरफ से किसी पेगुल पत्थर को काटने के बाद अगर उसे नुकीला बना दिया जाए, दोनों तरफ से उसकी धार बना दी जाए, तो वो पत्थर कैसा पत्थर कहलाता था? चॉपिंग पत्थर कहलाता था। ये बात आपको समझ आ गई होगी। नदी में छोटे छोटे पत्थर जो पानी की रगड़ खाने से चिकने हो जाते थे, उन पत्थरों को पेवुल बोला जाता है। और उन्हीं पत्थरों को उठा करके एक तरफ से अगर धार बना दी जाए, काट कर एक तरफ से अगर धार बना दी जाए तो उसको चॉपर बोला जाता है। और उसी पत्थर में दूसरी तरफ से भी काट कर अगर उसमें धार बना दी जाए तो उस पत्थर को चॉपिंग बोला जाता है। यहां तक बात सभी समझ आती है। क्वेश्चन आपको किस तरह से बन सकता है? आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसी पत्थर को एक तरफ से अगर काट कर आदि मानव पूर्व का मानव एक तरफ से काट कर अगर उससे में धार बनाता था तो उस पत्थर को क्या बोला जाता था? चॉपर बोला जाता। अगर दोनों तरफ से उसमें धार बना दी जाती थी तो उसे क्या बोला जाता था? चॉपिंग बोला जाता था। अब देखिए यहां पर मेन बात अब क्या आ जाती है? मेन बात यहां पर यह आ जाती है कि साहब इस तरह के पत्थर कहां से प्राप्त होते हैं? आपको इस तरह के औजार मिले कहां से? ये क्वेश्चन अधिकतर आपसे पूछा जाता है।
क्या पूछा जाता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार के जो पत्थर थे, देखो थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग करने में प्रॉब्लम होगी, इसको ठीक कर लेना आप। इस प्रकार के पत्थर जो औजार थे, इस प्रकार के औजार पंजाब प्रांत, जो कि पाकिस्तान, यहाँ नहीं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पंजाब प्रांत है, यहाँ पर भी थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, इसे कर लेना ठीक। आप अब जब आप अपने नोट्स बनाओ तब आप इसको कर लेना, ठीक है। पंजाब प्रांत चूंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, वहां की जो एक सोहन नदी घाटी है, सोहन नदी घाटी से प्राप्त किया जाता है कौन सा पत्थर, कौन से औजार, चापर चॉपिंग पेवुल। जो औजार थे, चॉपर चॉपिंग पेवुल नाम के जो ये औजार थे, इनको कहां से प्राप्त किया जाता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान से। कहां से, सोहन नदी घाटी से। और इसी कारण इसको सोहन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन ये अधिकतर बनता है कि निम्न में से किसको सोहन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, चॉपर चॉपिंग पेवुल को सोहन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये तो था पहले प्रकार का औजार हमारा। दूसरे प्रकार का जो औजार होता था हमारा, जिसे बोला जाता था हैंड एक्स या हस्त कुठार, क्योंकि हाथ से चला पाता था, हाथ से फेंक कर भी चला लेता था, हाथ में पकड़ कर भी चला लेता था, इसको बोला जाता था हैंड एक्स या हस्त कुठार। जो इस प्रकार के, देखो औजार तो इसी तरह से बनाता था, इनको भी औजार तो इनको भी इसी तरह से बनाता था, इस तरह के औजार भी थोड़ी सी इसमें, थोड़ा सा इन लोग इसमें डिफरेंट कर देता था, थोड़ा सा बड़ा बना लेता था इनको, थोड़ा सा छोटा बना लेता था। इनसे मतलब चापर चॉपिंग से, पेवुल से थोड़ा सा डिफरेंट इसको कर लेता था, लेकिन ऐसा उसको बना लेता था जिससे कि वो अपने उस हाथों से उसे चला सके। अब इस तरह के जो औजार मिलते हैं, हम क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जाएगा, यही तो पूछा जाएगा कि इस तरह के औजार हमें कहाँ से मिले हैं। तो इस प्रकार के औजार मद्रास के पास, मद्रास हमारा तमिलनाडु, बाद मदुरई और अतिरिम पक्कम से प्राप्त होते हैं, ठीक है। जो हमारा मद्रास में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, बाद मदुरई और अतिरिम पक्कम से प्राप्त होते हैं, और इसी कारण इसे मद्रास संस्कृति भी बोला जाता है। देखो ये दो क्वेश्चन ज्यादातर आपके लिए बन जाते हैं। एक क्या बन जाता है कि निम्न में से किसको सोहन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, कौन सा, चापर चॉपिंग पेवुल। और निम्न में से किसको मद्रास संस्कृति बोला जाता है, तो किसको बोला जाता है, हैंड एक्स या हस्त कुठार को मद्रास संस्कृति बोला जाता है। यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। देखो निम्न पुरा पाषाण काल को हम लोगों ने पढ़ लिया है। निम्न पुरा पाषाण काल, अभी थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर दूं, पाषाण काल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब पुरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। अब जिनमें उसका पहला पार्ट निम्न पुरा पाषाण काल के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है आपके साथ में। अब जो अगला पार्ट है इसका, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्या आ जाता है हमारा मध्य पुरा पाषाण काल। मध्य पुरा पाषाण काल में देखो ज्यादा कुछ होता नहीं, इसमें क्या, इस काल में क्या करते हैं, जैस्पर चर्टफिल्ड, वहां पर कौन से, निम्न पुरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट जैस्पर पत्थर का और यहाँ पर जैस्पर चर्टफिल्ड पत्थर का प्रयोग करते थे। यहाँ पर पत्थरों की आपको अधिक जानकारी होनी चाहिए, पूछ लिया जाता है कि भाई कौन से काल में कौन सा पत्थर प्रयोग किया जाता था। तो निम्न पुरा पाषाण काल में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कौन सा पत्थर प्रयोग किया जाता था, तो निम्न पुरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट जैस्पर पत्थर का प्रयोग किया जाता था, और मध्य पुरा पाषाण काल में जैस्पर चर्टफिल्ड पत्थर का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर बस इतना ही आपको समझना है, इससे ज्यादा कुछ और समझना नहीं है। इसके औजार भी इसी तरह के होते थे जिस तरह के उसके औजार होते थे निम्न पुरा पाषाण काल के, लेकिन पत्थर थोड़ा अलग होता था, थोड़ी क्वालिटी पत्थर की इसकी अलग होती थी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कहाँ पर, उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल जो इसका लास्ट टाइप है किसका, पुरा पाषाण काल का। पुरा पाषाण काल का जो हमारा लास्ट टाइप है, जिसे बोला जाता है उच्च पुरा पाषाण काल, इस काल में क्या होता है, देखो ये अधिकतर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस काल में आधुनिक प्रारूप के मानव, जिसे होमो सैपियंस बोला जाता है, क्या बोला जाता है, होमो सैपियंस जिसे बोला जाता है, उसका उदय हो जाता है। अब भाई जब होमो सैपियंस मतलब आज के समय का मानव, दानवों का जब उदय हो जाएगा आज के समय के, सॉरी दानव कहना गलत
लगेगा, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ आज के समय के मानव का जब उदय हो जाएगा तो भाई खुराफाती दिमाग तो चलेगा, उसका दिमाग चलना जरूरी है, क्योंकि आज के समय के मानव का दिमाग आप देखोगे पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं। ठीक है, तो जब आधुनिक समय का मानव जब पैदा हो जाएगा तो कुछ ना कुछ तो वो करेगा। आधुनिक समय का मानव क्या देखता है कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, पशुओं को अंदर जंगलों में हम लोग जा रहे हैं, पशुओं को मार रहे हैं और उन्हें खा रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको एक बात बता दूं, जब उस समय का मानव जंगलों में पशुओं का शिकार करने के लिए जाता था तो जरूरी थोड़ा ही ना है कि केवल आप ही पशुओं का शिकार करोगे। जो हिंसक पशु होते थे वो भी तो अपने शिकार का इंतजार कर रहे होते थे। हिंसक पशु भी तो उन्हें अपना भूख का निवाला बना सकते थे, अपना निवाला बना लेते थे। तो होमो सैपियंस का जब उदय हो गया तो इस मानव का, देखिए इससे पहले जो मानव होते थे किसके जैसे होते थे, बंदर के जैसे होते थे, बंदर के जैसे चलते थे। थोड़ा थोड़ा उसने ऊपर उठना शुरू कर दिया और आते आते कहाँ तक, उच्च पुरा पाषाण काल तक आते आते इसने क्या कर दिया भाई, अपने आप को पूरा आधुनिक ढंग का मानव बना दिया। कैसा मानव बना दिया इसने अपने आप को, आधुनिक ढंग का मानव बना दिया। अब जब इसने अपने आप को आधुनिक ढंग का मानव बना दिया तो आधुनिक ढंग के मानव में भाई दिमाग आना शुरू हो जाएगा, वो अपने दिमाग को चलाना शुरू कर देगा। अब जैसे इसने सोचा कि हम लोग कहाँ जाते हैं, जंगलों में जाते हैं। भाई जंगलों में हम लोग जाते हैं और वहां पर दूसरे पशुओं का शिकार करने के बदले कभी कभी ऐसा होता है कि हम भी दूसरे पशुओं का शिकार बन जाते हैं। शेर, चीता, ये ऐसी चीजें भाई किसी को भी देखकर आराम से मार सकती हैं, क्या हम भी इन लोगों का शिकार बन सकते हैं। अब इसने क्या किया कि अब हम ऐसा करते हैं कि जिन पशुओं को हम जंगलों में जाकर के ढूंढते हैं, जगह जगह जाकर के ढूंढते हैं, क्यों ना हम ऐसा करें, इन्हें अब जहां हम लोग रहते हैं अपनी ही जगह पर इन पशुओं को हम क्या कर लेते हैं, पालना शुरू कर देते हैं। इन पशुओं को एक जगह बांध कर पालेंगे, ये हमारे पास में चढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे बड़े होंगे तब जब जब हमें भूख लगेगी तब तब हम इनको खा लिया करेंगे। मानव के दिमाग में ये बात अच्छे से आ गई। अब जैसे ही मानव ने पशुओं को पालना शुरू किया, पशुओं को पालना शुरू करते ही हमारे इतिहासकारों ने एक लकीर खींच दी कि अब क्या आ गया, अब मध्य पाषाण काल आ गया। तो अब आप आसानी से कह सकते हो कि मध्य पाषाण काल में क्या मानव ने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। आपसे पूछा जाएगा कि पशुओं को पालना किस काल में स्टार्ट किया था, तो किस काल में किया था, मध्य पाषाण काल। समझ आती है बात। देखो अब देखो मध्य पाषाण काल के पास तक पहुंचने से पहले हम आपको जो आपके स्थल आपसे पूछे जाते हैं कि भाई किस स्थल से क्या प्राप्त होता है, तो हम उसके बारे में आपसे डिस्कस कर लेते हैं। पुरा पाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल, ये हमने आपको टैगलाइन दिख रही होगी, आपको ये हेडिंग आपको यहाँ पर दिख रही होगी, पुरा पाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल। देखिए भीमबेटका जो कि हमारे मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, भारत के बिल्कुल बीचों बीच जो हमारा क्या है, यहाँ पर भारत के बिल्कुल बीचों बीच जो है हमारा मध्य प्रदेश, इस मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है जिसको बोला जाता है भीमबेटका। इस भीमबेटका से शैलाश्रय, शैलाश्रय का मतलब, शैल का मतलब होता है भाई पत्थर, आश्रय का मतलब निवास स्थान, यानी पत्थर के बने हुए निवास स्थान प्राप्त होते हैं। कैसे, पत्थर के बने हुए निवास स्थान मध्य प्रदेश के भीमबेटका से हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि भाई हमें ये निवास स्थान तो मिल गए हैं, क्या निवास स्थान तो हमें मिल गए हैं, लेकिन इन निवास स्थानों में जो भी हमें चीजें मिली हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं मिली हो जिसमें क्या हमें कुछ लिखित में मिल जाए। और जब जिसके बारे में लिखित में कुछ मिला ही नहीं तो उसको रखा कहां पर जाएगा, प्रागैतिहासिक काल में रखा जाएगा। तो ये पार्ट किसका हो जाएगा, पाषाण काल का पार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इतिहासकारों ने जो भीमबेटका से शैलाश्रय यानी शैल के बने, पत्थरों के बने निवास स्थान मिले, उन निवास स्थानों को कहां पर रख दिया, पूरा पाषाण काल में रख दिया कि भाई ये पाषाण काल का पाठ है, क्योंकि हमें यहाँ से कोई लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं, केवल और केवल साक्ष्य किसके मिले हैं, घर होने के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, निवास स्थान होने के साक्ष्य यहाँ पर हमें मिले हैं। अब दूसरा जो पॉइंट हमारा आ जाता है, दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है क्या, आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। मध्य प्रदेश का ही एक और जगह है आदमगढ़। आदमगढ़ से शिल्प उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। शिल्प उपकरण, जो शिल्प होती है हमारी पत्थर जैसे ही होती है। शिल्प के उपकरण मतलब इसके बने हुए कुछ वस्तुएं,
उपकरण का मतलब समझते हो, इसकी कुछ वस्तुएं शिल्प से बनी हुई कुछ वस्तुओं के साक्ष्य, वस्तुएं नहीं, इनके कुछ साक्ष्य, क्योंकि कई हजार सालों से, कई लाख सालों से, कई हजार सालों से वो एक जगह दबे हुए हैं, तो खराब हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। ठीक है, उपकरण हमें ताजा नहीं मिल सकते। जब वो खराब हो सकते हैं तो भाई हम आपको बता दें तो यहाँ पर दिक्कत क्या आ जाएगी इतिहासकारों को, कि भाई ये इतिहासकार इन्होंने क्या किया कि भाई हमें शिल्प उपकरण तो मिले हैं, लेकिन हमें क्या नहीं मिल पाया है, लिखित प्रमाण हमें यहाँ पर नहीं मिल पाए हैं। जब लिखित प्रमाण नहीं मिलेंगे तो हमने आपको पहले ही कहा है, जिसके बारे में लिखित प्रमाण नहीं मिल रहे हैं तो उसे कहाँ पर रखा जाएगा, प्रागैतिहासिक काल में रखा जाएगा। इसीलिए आदमगढ़ को भी, आदमगढ़ से जो शिल्प उपकरण मिले हैं, इन शिल्प उपकरणों को भी कहां पर रख दिया है इतिहासकारों ने, हमारे प्रागैतिहासिक काल में इसको रख दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा लोहदा नाला। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लोहदा नाला। ठीक है, लोहदा नाला, देखिए थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, अब आपको सब दिखने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको परेशानी नहीं हुई होगी। जितना आपका यहाँ पर हमने टाइप किया हुआ है वो आपको पूरा आपको नजर आ रहा होगा, इसमें आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा लोहदा नाला। नेक्स्ट स्थान जो हमारा क्या आ जाता है, लोहदा नाला, जो कि हमारा कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। यहां से क्या होता है, यहां से मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त होती है। किसकी, मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त होती है, जिससे इतिहास क्या कहते हैं कि भाई उपकरण करण कहां से, सॉरी, उत्तर प्रदेश से जो मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त होती है, लेकिन उसके साथ कोई भी लिखित प्रमाण हमें नहीं मिले हैं। तो इतिहासकारों ने कहा कि लिखित प्रमाण जब नहीं मिलेंगे तो रखेंगे प्रागैतिहासिक काल में। और उन्होंने अनुमान लगाया कि जो उस समय का मानव था किसकी उपासना करता था, भाई मातृ देवी की उपासना करता था। यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होती है, तो लोहदा नाला उत्तर प्रदेश से प्राप्त होती है। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या बन जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई पुरा पाषाण काल के लोग किस देवी की उपासना है, किस देवी की पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है पहलगाम, जो कि हमारा कहाँ पर पड़ता है, कश्मीर में। कहाँ पर, कश्मीर में। कश्मीर के पहलगाम से एक प्राप्त होता है, ज्यादा कुछ नहीं, एक हाथ की कुल्हाड़ी। हाथ की कुल्हाड़ी जो कि पत्थर की ही बनी हुई थी, पत्थर की बनी हुई तो पाषाण काल में जाएगा। जब हाथ की कुल्हाड़ी पत्थर की बनी हुई मिल गई, उसके साथ में भी कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले, तो उसको भी कहां पर रख दिया गया, प्रागैतिहासिक काल में रख दिया गया। और प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़ किसको रहे हैं, पाषाण काल को पढ़ रहे हैं। जब पाषाण काल को हम लोग पढ़ रहे हैं तो भाई इसको भी कहां पर रख दिया जाएगा, पाषाण काल में रख दिया जाएगा। तो पहलगाम जो कि कश्मीर में पड़ता है, यहां से हाथ की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। तो भाई आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भाई हाथ की कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, तो पहलगाम, या तो क्वेश्चन में आपको पहलगाम आ जाएगा कश्मीर, या आपको आ जाएगा केवल कश्मीर। उसके बाद इसमें जो लास्ट पॉइंट, हथनोर। क्या, हथनोर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहां से मानव खोपड़ी के प्रमाण मिलते हैं। देखो, मानव के अवशेष तो यहाँ पर नहीं मिले, मानव खोपड़ी के प्रमाण कह सकते हैं। अवशेष तो पुरा पाषाण काल में मिले ही नहीं है, अवशेष पुरा पाषाण काल में मिले ही नहीं है, मानव की खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर मानव की ये खोपड़ी हो सकती है। जो वहां पर मिट्टी उनको प्राप्त हुई, उसको उससे अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर ये मानव की एक खोपड़ी हो सकती है। तो हथनोर जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां से मानव की खोपड़ी के प्रमाण मिलते हैं। अब देखो, इसमें एक चीज और आपने नोटिस की होगी, एक चीज और आपने क्या नोटिस की होगी, यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि पुरा पाषाण काल के बारे में सर्वाधिक जो प्रमाण मिले हैं वो कहां से मिले हैं, तो भाई किस राज्य से, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। जो सर्वाधिक साक्ष्य मिले कहां से मिले, मध्य प्रदेश से मिले, क्योंकि भीमबेटका मध्य प्रदेश में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, और हथनोर भी मध्य प्रदेश में ही। ठीक है, यहां तक आप सभी को बात समझ आ रही होगी।
ठीक है। पुरापाषाण कालीन जो महत्वपूर्ण स्थल है वो हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, एक बार हम आपको इसे रिपीट करके बता देते हैं। ठीक है, हम आप कोशिश करेंगे कि आपको बाद में ना पढ़ना पड़े, एक बार में ही आपको ये याद हो जाए अच्छे से। आप वीडियो अगर इसको कानों में ईयरफोन लगाकर शांति से अलग बैठकर इसको पढ़ लें और एक बार अपनी कॉपी में नोट्स बना लें, तो बाद में आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम एक बार और आपको इसकी रिपीट कर लेते हैं। भीमबेटका हमने बात की थी, भीमबेटका की। भीमबेटका मध्य प्रदेश से शैलाश्रय यानी पत्थर के बने हुए निवास स्थान प्राप्त होते हैं। आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, आदमगढ़ से शिल्प के बने हुए उपकरण के साक्ष्य मिलते हैं। लोहादा नाला जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां से मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त होती है। दूसरा, पहलगाम की अगर हम बात करें, पहलगाम जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के पहलगाम से हाथ की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। और हथनौर जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ से मानव की खोपड़ी के प्रमाण हमें मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट बात इसमें क्या आ जाती है हमारी लास्ट बात इसमें हमारी आ जाती है प्रश्नोपयोगी बिंदु। क्या? हमारे प्रश्न उपयोगी बिंदु जो प्रश्नों में अधिकतर पूछे जाते हैं। क्या? इस काल को भोजन संग्राहक या शिकारी युग के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? भोजन संग्राहक का मतलब होता है केवल और केवल किस पर निर्भर? अपने भोजन पर, दूसरा काम उसे करना नहीं। शिकारी युग भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि शिकार करके ही अपने भोजन का वो इंतजाम करता था, तो इसी कारण इसको बोला जाता है भोजन संग्राहक या शिकारी युग। कौन से काल को? पुरापाषाण काल को। मध्य पाषाण काल को या नवपाषाण काल को नहीं, या पूरे पाषाण काल को नहीं, केवल और केवल पुरापाषाण काल को ही बोला जाता है। कैसा काल? भोजन संग्राहक या शिकारी युग के नाम से इसको जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है ये हमने आपको बता ही दिया। क्यों? क्योंकि भाई ये केवल दूसरा काम इसका था नहीं, केवल और केवल काम क्या था? शिकार करना, उनको अपनी भूख मिटाना और बेजान पड़ा है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन इससे भी बन जाता है आपको कि किस काल को भोजन संग्राहक या शिकारी युग के नाम से जाना जाता है, तो किस काल को? पुरापाषाण काल को। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है, इस काल में मानव का जीवन शिकार पर निर्भर था। ये बात हमने ऊपर की थी और यही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन आपको बदल सकता है कि किस काल का मानव का जीवन केवल और केवल शिकार पर निर्भर था, तो किस काल में? पुरापाषाण काल में। क्यों भाई? दूसरा काम ही नहीं इसका, दूसरा काम ही नहीं इसका। काम ही क्या था? केवल और केवल शिकार करना, उन पशुओं को, बेजान पशुओं को मारना और उन्हें खाना और अपनी भूख मिटाना, और इससे ज्यादा कोई काम ये करता नहीं था। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, इस काल में मानव को अग्नि का तो ज्ञान था। अग्नि मतलब अग्नि समझ रहे हो? वो आज अब के समय का अग्निवीर नहीं, जो नई योजना आई अग्निवीर नहीं, अग्निपथ नहीं। अग्नि मतलब आग का तो ज्ञान था, परंतु अपने जीवन में किस तरह उसका प्रयोग किया जाए, इससे वह अभी अनजान था। अब देखो हम पढ़ते हैं ना अमूमन जब मांस को भून कर खाता था, उस समय का मानव, आदि मानव मांस को भून कर खाता था। लेकिन पुरापाषाण काल तक मानव, आदि मानव जो था वो मांस को कच्चा ही खाता था, भून कर उसे नहीं खाता था। उसे आग का इतना तो ज्ञान था, जब जंगलों में आग लग जाती थी तो वो अपने आप को उस आग से बचाता था, उसकी तपिश से आपको अपने आप को बचाता था। क्यों? क्योंकि भाई अगर पास में उसके जाता तो उसे खुद को खतरा महसूस होता, तो इसलिए आग से तो वो दूर भागता था। लेकिन उसे इतना ज्ञान नहीं था कि अपने पर्सनल लाइफ में, अपने निजी जीवन में उसे किस तरह से उसका प्रयोग किया जाए, किस तरह से मांस को भूनकर खाया जाए। ठीक है, तो पुरापाषाण काल में उसको आग का तो ज्ञान था, परंतु उसे इतना ज्ञान नहीं था कि इसे हम अपने जीवन में भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है हमारा, इस काल में मानव का शारीरिक अवशेष नहीं मिलता है। हमने अभी पीछे आपसे कहा था कि भाई इस काल में कोई भी शारीरिक अवशेष मानव का नहीं मिलता। ठीक है, हमने पहलगाम से की बात की थी, पहलगाम से क्या मिलता है? मानव की खोपड़ी के अवशेष खोपड़ी के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है देखिए यहाँ पर हमने बात की पहलगाम नहीं, सॉरी हथनोर की यहाँ पर हमने बात की थी। हथनोर की हमने बात की थी, मध्य प्रदेश से मानव खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं, ना कि मानव की खोपड़ी मिली है
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इस काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए आज की क्लास हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पर समाप्त हो जाती है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई इसी तरह से हमारी वीडियोस भी इम्प्रूव होती रहेंगी। आप अगर साथ बने रहें, चैनल को थोड़ा रनिंग में ला दें, तो आप हमारी वीडियोस भी इंक्रीज होती रहेंगी, साथ साथ वीडियो में क्लियरिटी भी अच्छी आती रहेगी। आप लोगों का साथ बना रहे, और वादा करते हैं आप लोगों से हम अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे, अच्छे से आपको कहानियों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये जो पाषाण काल था आप सभी को मालूम है, थोड़ा सा बोरिंग सा होता है, वरना इतिहास में तो कहानी बहुत अच्छी बनती है, आपको समझ अच्छे से आ जाएगी। आगे से हम अच्छी सी कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कर दें, और सब्सक्राइब चैनल को हमारे कर दें। धन्यवाद।